द साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ पैसे कमाने या पैसा इन्वेस्ट करने की टेक्निकल बातों की किताब नहीं है। यह उस गहराई को छूती है जहां पैसे से हमारा भावनात्मक, मानसिक और व्यवहारिक रिश्ता जुड़ा होता है। लेखक मॉर्गन हाउसल इस किताब में यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जब बात पैसे की आती है तो हमारा व्यवहार, अनुभव और सोच सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि धन के पीछे भागने से पहले हमें यह समझना होगा कि हम खुद पैसे को कैसे समझते हैं, उससे कैसे प्रभावित होते हैं और कैसे फैसले लेते हैं। मॉर्गन हाउसल 19 छोटे लेकिन प्रभावशाली अध्यायों के माध्यम से यह बताते हैं कि सफलता में भाग्य का क्या योगदान है, लालच कैसे विनाश की ओर ले जा सकता है। किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, पैसे की समझ अक्ल से नहीं, सोच से आती है। और सोच हर इंसान की अलग होती है। जो लोग अपनी वित्तीय जिंदगी को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं, न सिर्फ आंकड़ों से बल्कि आत्मनिरीक्षण से, उनके लिए यह किताब एक दर्पण की तरह है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी सोच है जो हमें बताती है कि दौलत केवल बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि सही दृष्टिकोण में भी होती है। अध्याय 1, नो वंस क्रेजी, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने स्मार्ट हैं। पैसे से जुड़े हमारे फैसले हमेशा तर्क या बुद्धिमत्ता पर आधारित नहीं होते, बल्कि वे हमारे व्यक्तिगत अनुभवों, परवरिश, माहौल और समय के प्रभाव से तय होते हैं। जो चीजें हमें सामान्य लगती हैं, वे किसी और को पागलपन लग सकती हैं, और इसी तरह किसी और की रणनीति हमें हास्यास्पद लग सकती है। लेकिन इसमें कोई सही या गलत नहीं होता, क्योंकि हम सभी अलग अलग परिस्थितियों से आते हैं। अगर कोई व्यक्ति 1930 के दशक की महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन के समय बड़ा हुआ हो, तो उसे पैसे को संभाल कर रखने की प्रवृत्ति होगी। उसने देखा होगा कि कैसे बैंक डूबे, नौकरियां चली गईं, और लोग भूख से मरे। इस कारण वह हमेशा सुरक्षित निवेश और बचत को प्राथमिकता देगा, भले ही उसका आर्थिक भविष्य आज पूरी तरह सुरक्षित हो। वहीं दूसरी तरफ जिसने केवल आर्थिक वृद्धि का दौर देखा है, वह जोखिम लेने को सामान्य मान सकता है। उसने शायद देखा हो कि स्टॉक मार्केट तेजी से बढ़ता है, टेक कंपनियां अरबों डॉलर की बनती हैं, और लोग एक रात में करोड़पति बन जाते हैं। ऐसे में वह अधिक जोखिम लेकर ज्यादा मुनाफा कमाने की सोच सकता है। यहाँ लेखक यह बताने की कोशिश करता है कि कोई भी इंसान जब पैसे से संबंधित निर्णय लेता है, तो वह अपने अतीत के अनुभवों और परिस्थितियों के आधार पर सोचता है। कोई भी ये सब जानबूझकर गलत तरीके से नहीं करता, बल्कि उसकी सोच उसी दुनिया से बनती है जिसे उसने देखा और जिया है। अगर कोई शेयर बाजार से हमेशा डरता है, तो शायद उसने बहुत नुकसान झेला है या किसी करीबी को ऐसा करते देखा है। वहीं जो इसमें विश्वास रखता है, उसने शायद केवल फायदा ही देखा है। ये दोनों ही लोग अपनी अपनी जगह सही हैं। पैसे के बारे में सोचने का कोई एक आदर्श तरीका नहीं है, इसलिए किसी और के निर्णय को यह सोचकर खारिज कर देना कि वो पागल है, अपने आप में एक अधूरी सोच है। मॉर्गन हाउसल हमें यह समझाते हैं कि हम में से हर कोई पैसे के मामले में अपनी ही अलग कहानी लिख रहा है, और उस कहानी में जो उसे ठीक लगता है वही उसका सच है। इसीलिए जब हमें किसी की सोच या आदतें अजीब लगें, तो यह याद रखना चाहिए कि वह किसी और जिंदगी के अनुभव से बनकर आई हैं, और कोई भी वास्तव में पागल नहीं होता। अध्याय 2, लक एंड रिस्क, भाग्य और जोखिम। मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में हमें एक गहरी और कभी कभी असहज सच्चाई से परिचित कराते हैं। हमारी सफलता या असफलता केवल हमारे प्रयासों, मेहनत और बुद्धिमानी पर नहीं, बल्कि हमारे भाग्य, लक और जोखिम, रिस्क पर भी बहुत हद तक निर्भर करती है। लेखक बिल गेट्स का उदाहरण देते हैं, जो एक बेहद सफल और प्रेरणादायक उद्यमी हैं। लेकिन अगर आप उनके जीवन की कहानी देखें,
तो पाएंगे कि उन्होंने जिस स्कूल में पढ़ाई की वहाँ बहुत ही कम उम्र में कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध थी, और वह स्कूल पूरे अमेरिका में उन गिने चुने स्कूलों में था जहाँ ऐसा था। अगर बिल गेट्स किसी और स्कूल में होते जहाँ कंप्यूटर नहीं था, तो शायद माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी कभी नहीं बनती। इसका मतलब यह नहीं कि बिल गेट्स की मेहनत या प्रतिभा कम थी, बल्कि यह कि उनके रास्ते में एक अनदेखा, सही समय पर सही जगह होने वाला भाग्य भी काम कर रहा था। वहीं लेखक के अनुसार जोखिम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे एक प्रसिद्ध बेसबॉल खिलाड़ी का उदाहरण देते हैं, जिसने अपने करियर की ऊंचाई पर एक छोटी सी दुर्घटना के कारण खेल छोड़ना पड़ा। यह दुर्घटना न तो उसके कौशल का परिणाम थी, न उसकी मेहनत का, बल्कि एक अनियोजित घटना थी, यानी रिस्क। यह अध्याय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम कभी कभी दूसरों की सफलता को केवल उनकी क्षमता से जोड़ देते हैं और उनकी असफलता को उनकी गलतियों से। लेकिन वास्तविकता में दोनों ही स्थितियों में भाग्य और जोखिम का बड़ा योगदान होता है। हमें न तो सफलता का पूरा श्रेय अपने ऊपर लेना चाहिए, न ही असफलता के लिए खुद को पूरी तरह दोष देना चाहिए। यह समझना जरूरी है कि हमारी कई उपलब्धियां संयोग का परिणाम हो सकती हैं, और साथ ही कई असफलताएं भी परिस्थितियों का नतीजा होती हैं, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं था। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण विचार यह भी है कि हम दूसरों की कहानियों को देखकर अक्सर अपने फैसले लेते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हम पूरी कहानी नहीं जानते। हम नहीं जानते कि उस व्यक्ति की सफलता में कितनी मेहनत थी और कितना भाग्य, या असफलता में कितनी चूक थी और कितना दुर्भाग्य। मॉर्गन हाउसल हमें यह सोचने की सलाह देते हैं कि जब हम अपनी या दूसरों की वित्तीय यात्रा का मूल्यांकन करें, तो उसमें दया, विनम्रता और समझदारी को जगह दें, क्योंकि जीवन, विशेषकर पैसा, केवल गणनाओं और योजनाओं से नहीं चलता। इसमें कुछ ऐसा भी होता है जो हमारे बस में नहीं होता। इसलिए भाग्य और जोखिम को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना हमारी सोच को संतुलित बनाता है। और जब हमारी सोच संतुलित होती है, तभी हम अपने पैसों के साथ बेहतर और समझदारी भरे फैसले ले सकते हैं। अध्याय 3, नेवर इनफ, कभी पर्याप्त नहीं होता। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल उस मानसिकता पर रोशनी डालते हैं जो लोगों को हमेशा थोड़ा और पाने की लालसा में दौड़ाते रहती है। पैसा कितना भी हो जाए, अगर इंसान के मन में संतोष नहीं है, तो वह कभी खुद को सफल या सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। लेखक बताते हैं कि कई बार लोग ऐसे स्तर तक धन कमा लेते हैं जहां उनके पास जीवन की हर सुविधा होती है, अच्छा घर, महंगी गाड़ी, सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन, लेकिन फिर भी वे और अधिक कमाने की होड़ में लगे रहते हैं। यह होड़ उन्हें चैन से जीने नहीं देती, और कभी कभी यह लालच उन्हें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। इस बात को लेखक एक प्रसिद्ध निवेशक की कहानी के माध्यम से समझाते हैं। यह व्यक्ति करोड़ों डॉलर कमा चुका था, फिर भी उसने एक धोखाधड़ी योजना में भाग लिया, सिर्फ इसलिए कि वह और अधिक पैसा चाहता था। लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि वह सब कुछ खो बैठा, नाम, पैसा, प्रतिष्ठा और आजादी। इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल पैसा कमाना ही मायने नहीं रखता, बल्कि यह समझना जरूरी है कि कितना पर्याप्त है। अगर हम इस प्रश्न का जवाब नहीं ढूंढते, तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे और हमारा जीवन हमेशा एक अनंत दौड़ बन जाएगा। लेखक यह भी बताते हैं कि सामाजिक तुलना, सोशल कंपैरिजन, इस कभी पर्याप्त नहीं वाली सोच का बड़ा कारण है। जब हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं, जैसे हमारे पड़ोसी के पास नई कार है या किसी दोस्त ने बड़ा घर खरीदा, तो हमें लगता है कि हमें भी वही सब चाहिए, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। यह तुलना हमें हमारी जरूरतों से दूर ले जाकर दूसरों की चाहतों की ओर खींच ले जाती है। मॉर्गन हाउसल यह सुझाव देते हैं कि आर्थिक सफलता का एक बुद्धिमान तरीका यह है कि हम अपने लिए एक लक्ष्य तय करें, एक ऐसा बिंदु जहां पहुंचकर हम कह सकें, अब मेरे पास पर्याप्त है,
यह सोच हमें लालच, तनाव और जोखिम से बचा सकती है। इस अध्याय का सार यह है कि हमें पैसा कमाने की इच्छा रखना चाहिए, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि संतुलन कहाँ है। अगर हम हमेशा थोड़ा और की चाह में भागते रहेंगे तो हम कभी भी उस शांति और संतुष्टि को महसूस नहीं कर पाएंगे जिसके लिए पैसा कमाया जाता है। इसलिए कभी पर्याप्त नहीं वाली मानसिकता को पहचानिए और उससे ऊपर उठने की कोशिश कीजिए। जब हम जान लेते हैं कि हमारे लिए क्या पर्याप्त है, तभी हम सच में अमीर बनने की ओर पहला कदम उठाते हैं, क्योंकि सच्चा धन बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारी मानसिक स्थिति में छिपा होता है। अध्याय 4, कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग, चमत्कारी चक्रवृद्धि। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल एक बेहद सामान्य लेकिन असाधारण शक्ति की बात करते हैं, कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। यह वह शक्ति है जो समय के साथ धन को एक्सपोनेंशियल, गुणोत्तर रूप से बढ़ा देती है, लेकिन इसे अक्सर लोग या तो समझ नहीं पाते या नजरअंदाज कर देते हैं। लेखक वॉरेन बफेट का उदाहरण देते हैं, जिन्हें दुनिया का सबसे महान निवेशक माना जाता है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो बफेट की कुल संपत्ति का बड़ा हिस्सा उनके जीवन के बहुत बाद के वर्षों में बना, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी निवेश करना शुरू कर दिया था और बहुत लंबे समय तक निवेश जारी रखा। उनकी असली जादुई ताकत उनका निवेश कौशल नहीं बल्कि उनकी लंबी निवेश यात्रा थी, यानी वे 11 साल की उम्र से निवेश कर रहे हैं और 90 की उम्र तक करते आ रहे हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि चक्रवृद्धि तब सबसे अच्छा काम करती है जब आप इसे समय देते हैं। लेकिन यही वह बात है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें तुरंत परिणाम चाहिए। वे चाहते हैं कि उनका पैसा कुछ ही वर्षों में दोगुना हो जाए, लेकिन वे यह नहीं समझते कि धीमी, स्थिर और लगातार बनी रहने वाली वृद्धि ही असली ताकत है। मॉर्गन यह बताते हैं कि अगर आप एक औसत रिटर्न के साथ भी लंबे समय तक निवेश करते हैं तो आपका धन असाधारण रूप से बढ़ सकता है। लेकिन इसके लिए धैर्य, लगातार निवेश और घबराए बिना बने रहना जरूरी है। अक्सर लोग थोड़े समय में अच्छे नतीजे न मिलने पर घबरा जाते हैं और बीच में ही निवेश रोक देते हैं, जिससे कंपाउंडिंग की असली ताकत कभी सामने ही नहीं आती। यह अध्याय एक और महत्वपूर्ण बात सिखाता है। हमें यह समझना होगा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स आमतौर पर लंबे समय की साधारण लेकिन लगातार मेहनत से आते हैं, न कि किसी एक दिन के जादू से। इसलिए लेखक कहते हैं कि अगर आप पैसे को बढ़ाना चाहते हैं तो केवल अच्छे रिटर्न की तलाश मत करो, समय को अपने पक्ष में काम करने दो। जितना जल्दी आप शुरू करोगे और जितना ज्यादा समय आप बने रहोगे, उतना ही ज्यादा आपके पैसे को बढ़ने का मौका मिलेगा। इस अध्याय का सार यही है कि चक्रवृद्धि एक जादू जैसा है, लेकिन यह धीमे जादू की तरह काम करता है। यह हमें सिखाता है कि धैर्य, स्थिरता और समय की ताकत को पहचानिए और फिर देखिए कि कैसे साधारण निर्णय जब समय के साथ चलते हैं तो असाधारण परिणाम लाते हैं। धन कमाना एक दौड़ नहीं बल्कि एक मैराथन है और चक्रवृद्धि उसमें आपका सबसे विश्वसनीय साथी है। अध्याय 5, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी, धन कमाना बनाम धन बचाए रखना। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल एक बेहद गहरे लेकिन साधारण दिखने वाले अंतर को उजागर करते हैं। धन कमाना और धन को बनाए रखना दो बिल्कुल अलग कौशल हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि जिसने धन कमा लिया वह उसे बचाए भी रखेगा, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। लेखक बताते हैं कि धन कमाने के लिए जोखिम उठाने की, आत्मविश्वास की और आक्रामक सोच की जरूरत होती है, जबकि धन को बनाए रखने के लिए सावधानी, संयम और लगातार डर, पैरानोया की जरूरत होती है। ये दोनों मानसिकताएं एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। उदाहरण के लिए, किसी व्यवसायी ने बहुत साहस और जोखिम लेकर करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया,
लेकिन अगर वह वही आक्रामकता आगे भी जारी रखे तो एक गलत निर्णय उसे सब कुछ गंवाने की स्थिति में ला सकता है। इसलिए पैसा कमाने की प्रक्रिया में जो सोच फायदेमंद होती है, वही सोच पैसा बचाए रखने में नुकसानदायक साबित हो सकती है। लेखक यहाँ एक और जरूरी बात कहते हैं, बचा रहना, सर्वाइवल ही असली रणनीति है। अगर आप लंबे समय तक निवेश में टिके रहते हैं, गलतियों से बचते हैं और जरूरत से ज्यादा लालच नहीं करते, तो आप धीरे धीरे ही सही लेकिन संपन्न बनते जाते हैं। जबकि जो लोग हर बार अधिक रिटर्न के पीछे भागते हैं, वो अक्सर ऐसे जोखिम लेते हैं जो उन्हें खेल से ही बाहर कर सकते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि वित्तीय सफलता पाने के लिए थोड़ी बहुत परनोया यानी संभावित खतरों के बारे में चिंतित रहना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि आप डरे रहें, बल्कि यह समझें कि कुछ भी गलत हो सकता है, इसलिए अपने पैसे और संपत्ति को सुरक्षा की दृष्टि से सोचें, सिर्फ मुनाफे की नहीं। लेखक यह भी सुझाते हैं कि आपको हमेशा ऐसा वित्तीय व्यवहार अपनाना चाहिए जो लंबी अवधि के लिए टिकाऊ हो। यह जरूरी नहीं कि हर बार सबसे ज्यादा मुनाफा मिले, बल्कि जरूरी यह है कि आप नुकसान से बचे रहें और खेल में बने रहें। यानी फाइनेंशियल गेम में जिंदा रहना ही सबसे बड़ा गेम है। इस अध्याय का सार यही है कि धन कमाना हिम्मत से जुड़ा है। धन बचाए रखना होशियारी और विनम्रता से जुड़ा है। और लंबी अवधि तक टिके रहना असली अमीरी की कुंजी है। बुद्धिमान वो नहीं जो तेजी से दौड़ता है, बल्कि वो है जो लंबी दौड़ में बना रहता है। इसलिए केवल धन कमाना ही सफलता नहीं है, उसे बचाए रखना, संभालना और सही दिशा में ले जाना ही असली समझदारी है। अध्याय 6 टेल्स यू विन। असाधारण सफलता कुछ गिने चुने निर्णयों से आती है। बहुत से औसत या विफल फैसले भी होते हैं, लेकिन कुछ टेल घटनाएं, रेयर विंस, सब कुछ बदल देती हैं। टिके रहना जरूरी है ताकि बड़ा मौका मिलने पर आप वहां मौजूद हों। अध्याय 7 फ्रीडम। सच्ची अमीरी समय और निर्णय पर नियंत्रण है, जैसे कब काम करना है या न करना। पैसा का उद्देश्य स्वतंत्रता है, प्रदर्शन नहीं। अध्याय 8 मैन इन द कार पैराडॉक्स। दिखावा सम्मान नहीं दिलाता। लोग महंगी चीजों को देखकर आपकी नहीं, उन चीजों की कल्पना करते हैं खुद के लिए। खुद के लिए जियो, दिखावे के लिए नहीं। अध्याय 9 वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। जो पैसा खर्च नहीं किया गया, वही असली दौलत है। दिखने वाली अमीरी अक्सर अंदर से खाली होती है। अध्याय 10 सेव मनी। कमाई से अधिक बचत मायने रखती है। बचत नियंत्रण विकल्प। अध्याय 11 रीजनेबल टू रैशनल। हर निर्णय तर्कसंगत नहीं होता, लेकिन व्यावहारिक होना जरूरी है। जो मानसिक शांति दे, वही सही वित्तीय निर्णय है। अध्याय 12 सरप्राइज। भविष्य अप्रत्याशित है। लचीलापन और सुरक्षा मार्जिन जरूरी है। अध्याय 13 रूम फॉर एरर। गलती की गुंजाइश रखें, क्योंकि हम इंसान हैं। सुरक्षा सोचना मूर्खता नहीं, समझदारी है। अध्याय 14 यूल चेंज। आपके लक्ष्य और सोच समय के साथ बदलेंगे। दीर्घकालिक योजना में लचीलापन रखें। अध्याय 15 नथिंग्स फ्री। हर लाभ की कोई न कोई कीमत होती है, चाहे वो धैर्य, डर या तनाव हो। कीमत पहचानिए और उसे चुकाइए। अध्याय 16 यू एंड मी। हर किसी की वित्तीय यात्रा अलग है। दूसरों की नकल मत करो, खुद को जानो। अध्याय 17 द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। नकारात्मकता ज्यादा प्रभावी लगती है, लेकिन आशावाद ही प्रगति लाता है। अल्पकालिक डर से दीर्घकालिक सोच को मत हराओ। अध्याय 18
When you'll believe anything. कम जानकारी और डर में लोग कुछ भी मान लेते हैं। समझ और मूल्यों पर बने रहो। अंतिम अध्याय। ऑल टुगेदर ना। सभी अध्याय एक बात सिखाते हैं, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे समझदारी से संभालना। धन का खेल दिमाग का है और संतुलित सोच ही सबसे बड़ा लाभ है।